हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनय शर्मा लाइव एग्जाम कार्ड में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारे पब्लिकेशन यानी अग्रवाल एग्जाम कार्ड द्वारा पब्लिश्ड एसएससी जीडी की बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को ट्राई करेंगे। मैं इसमें आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइव एग्जाम कार्ड को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप एग्जाम कार्ड लाइव को भी सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 1। डियर स्टूडेंट्स, हमारा पहला प्रश्न है, अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट? लेवल्स ऑफ इनकम एंड कैपिटल यानी आय तथा पूंजी का स्तर। बी, दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि अर्थात सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम टू गुड्स। सी, दो व्यापारों से प्राप्त आय मींस इनकम फ्रॉम टू बिजनेसेस। और डी, व्यय तथा बचत का संबंध अर्थात रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं, अपक्षपात वक्र यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है एक्चुअली वो इस आकार का होता है। उसमें क्या होता है, इस तरीके से कर्व होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से कर्व होते हैं। और ये क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं किन्हीं भी दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि को, यानी कोई भी दो ऐसी वस्तुएं जो हमें संतुष्ट करती हों। तो इसका मतलब यहां हमारा ऑप्शन बी एकदम सही है। अब ये दो वस्तुओं से प्राप्त संतुष्टि क्या है? उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यहां पर हमारे पास एक लड़का ए है और यहां पर हमारे पास एक लड़का बी है। ए लड़के के पास 2 बुक्स हैं और साथ ही साथ इसके पास 12 ब्रेड है। ठीक है, ये कोई दो वस्तुएं हैं जिससे वो सेटिस्फाइड है, यानी उसके पास 2 बुक्स हैं और 12 ब्रेड है। बी ये कहता है कि आप मुझे 4 ब्रेड दे दीजिए, ठीक है, और मैं आपको उसके बदले 1 बुक दे दूंगा। तो अगर ए इसको 4 ब्रेड दे देता है तो इसके पास कितनी ब्रेड बच जाती हैं? 8 ब्रेड बच जाती हैं। लेकिन 1 बुक मिलने पर इसके पास कितनी बुक बन जाएंगी? 3 बुक्स। ठीक है, तो यानी ये जो पर्सन ए है ये तब भी संतुष्ट है जब इसके पास 2 बुक है और 12 ब्रेड है, और ये तब भी संतुष्ट है जब इसके पास 3 बुक और 8 ब्रेड है। तो इस प्रकार ये जो कर्व है, ये कर्व ये दर्शाता है कि कोई भी दो वस्तुओं से किस किस लेवल पर बंदा संतुष्ट रह सकता है। ठीक है दोस्तों, और समझ में आ गई आपकी ये बात? ठीक है, तो यानी कि अपक्षपात वक्र क्या दर्शाता है? अपक्षपात वक्र ये दर्शाता है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं से किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाली संतुष्टियां कौन सी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। स्टूडेंट्स, दूसरा जो सवाल है वो बहुत ही आसान सवाल है, जिसमें यह पूछा गया है कि एक साइड खिलाड़ी दिए गए हैं और दूसरी साइड उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स दिए गए हैं। हमें इनको मैच करना है। जैसे कि अजिंक्य रहाणे के बारे में कहा गया है, अपूर्वी चंदेल के बारे में कहा गया है और रितु रानी के बारे में कहा गया है। और जो स्पोर्ट्स दिए गए हैं वो दिए गए हैं हॉकी, क्रिकेट और शूटिंग। मैं आपको डियर स्टूडेंट्स बता देता हूं कि जो अजिंक्य रहाणे हैं, अजिंक्य रहाणे का संबंध है क्रिकेट से। ठीक है, ये सब जानते हैं। अपूर्वी चंदेल जो है वो संबंधित है किससे? निशानेबाजी से। और रितु रानी जो है वो संबंधित है किससे? हॉकी से। लेकिन यहां पर एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, ये जो अपूर्वी चंदेल है और ये जो रितु रानी है, इन दोनों को ही 2016 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये पॉइंट यहां पर ध्यान रखने लायक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस जो है वो अर्जुन पुरस्कार को लेकर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अजिंक्य रहाणे किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अपूर्वी चंदेल किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। और रितु रानी किससे संबंधित है? हॉकी से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा तीसरा जो प्रश्न है स्टूडेंट्स वो है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन? ए, यूनाइटेड स्टेट्स, बी, यूनाइटेड किंगडम, सी, कनाडा और डी, आयरलैंड।
प्यारे बच्चों, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये न्यायिक पुनरावलोकन होता क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू होता क्या है। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये लिया कहां से है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे देश में कोई कानून बना दिया गया है, ठीक है, और वो कानून हमारे संविधान के जो मूल स्तंभ है, जो मूल आधार है, ठीक है, उनके विरुद्ध है। अब मूल आधार यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मूल स्वरूप या मूल आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट या जो हमारी न्यायपालिका है उसको अधिकार है कि वो उस कानून को रद्द कर सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए हमारा जो संविधान है वो हमें मूल अधिकार दे रहा है। आपको मैं बता दूं, हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मान लीजिए भारत सरकार एक कानून बना देती है और कहती है कि हम जो लोग हैं वो हम बाहर इकट्ठा होकर एक अपना हड़ताल नहीं कर सकते हैं या हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जबकि हमें पता है कि भाग 3 में ये कहा गया है कि हम शांति प्रिय ढंग से कहीं भी आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन शर्त देखिएगा, शर्त है शांति प्रिय। अगर हथियार होंगे तो भैया पुलिस डंडा बजाएगी, ये चीज क्लियर रखिएगा। ये संविधान में नहीं कहा है कि आप हथियार लेकर बैठे, नो, शांति प्रिय ढंग से। तो अगर कल ये कानून बन जाता है कि शांति प्रिय ढंग से हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारे संविधान के दिए गए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों के विरुद्ध होगा और ऐसे किसी कानून को हमारी न्यायपालिका रद्द घोषित कर सकती है। और ये प्रक्रिया ही कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायिक तौर पर उसको फिर से देखना, उसको फिर से रिव्यू करना। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से न्यायिक पुनरावलोकन आपकी समझ में आ गया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन मैं आपको बता देता हूं प्यारे दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करता हूं यानी कि ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? ब्रिटेन से हमने ली है संसदीय प्रणाली। ब्रिटेन से हमने क्या ली है? संसदीय प्रणाली, यानी कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है हमारा लोकसभा राज्यसभा का, वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। कनाडा जो है, कनाडा से हमने अपना सरकार का संघीय स्वरूप लिया है। कनाडा से हमने क्या लिया है? संघीय स्वरूप। संघीय स्वरूप मींस फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है सरकार दो स्तरों पर होगी, राज्य स्तर पर भी और केंद्र स्तर पर भी, ठीक है। और आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं हमने नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड से हमने क्या लिए हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हमने नीति निदेशक तत्वों को किससे लिया है? हमने आयरलैंड से लिया है। तो प्यारे दोस्तों, क्या ये बात समझ में आई आपके? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ए, एक बार, वंस, बी, दो बार, ट्वाइस, सी, तीन बार, थ्राइस, और डी, कोई सीमा नहीं। प्रिय स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, हमारे भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करता हूं, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोई भी व्यक्ति केवल 2 बार ही अपने पद पर राष्ट्रपति चुना जा सकता है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा जाता है, उसका भी मैं उत्तर देना चाहूंगा। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि हमारे संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ प्यारे बच्चों, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 52 है, यानी कि आर्टिकल 52 है, वो ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की जो एज होनी चाहिए वो 35 साल से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है? ठीक है, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहां पर उत्तर क्या हो गया? डी। हमारा अगला प्रश्न ये पूछता है, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या की थी? हु शॉट दैट जॉन सॉन्डर्स ऑन 17 दिसंबर 1927? ए, भगत सिंह,
बी मंगल पांडे, सी सुखदेव और डी विपिन चंद्र पॉल। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, भगत सिंह के साथ 3 लोग थे। पहले तो मैं बता दूं, इसका उत्तर है ए। भगत सिंह ने 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। यहां पर भगत सिंह के साथ कौन थे? सबसे पहले तो भगत सिंह थे, फिर उनके साथ थे सुखदेव, फिर उनके साथ थे राजगुरु, और साथ ही साथ उनके साथ एक बहुत ही महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। ठीक है, इन लोगों ने सैंडर्स की हत्या की। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये हत्या सैंडर्स की जो थी, वास्तव में उनका उद्देश्य सैंडर्स की हत्या करना नहीं था। वो किसकी हत्या करना चाहते थे? वो ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट की हत्या करना चाहते थे। अब ये जेम्स स्कॉट कौन है? प्यारे दोस्तों, जेम्स स्कॉट वही बंदा है जिसने लाला लाजपत राय पर लाठी चार्ज कराया था। असल में लाला लाजपत राय जो है वो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और वहां पर जेम्स स्कॉट नामक पुलिस अधिकारी आया, उसने लाठी चार्ज करवा दिया और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो इन चारों ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर ने निर्णय लिया कि हम जेम्स स्कॉट को मार डालेंगे। इनको बताया गया कि भाई जेम्स स्कॉट ऐसे ऐसे इस रास्ते से आएगा, आप उनको मार देना। लेकिन हुआ क्या? जेम्स स्कॉट नहीं आया, आ कौन गया? जॉन सैंडर्स, और इन्होंने उसकी हत्या कर डाली। ठीक है, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारा उत्तर होगा भगत सिंह। ठीक है, आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ लीडर ऑफ ए भूदान आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह और स्वदेशी आंदोलन। प्यारे दोस्तों ये सवाल बहुत ही प्यारा है और आपको मैं बता दूं, ये जो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं ये भी आपके पेपर में कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित थे। आपको मैं बता देता हूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। एक्चुअली बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। इसमें क्या पंगा था? एक्चुअली 1925 में क्या हुआ? 1925 में एक अकाल पड़ा था। ठीक है, उस अकाल से क्या हुआ, जो कृषि उपज थी वो सारी की सारी खराब हो गई गुजरात क्षेत्र की। ठीक है, अब जब फसल ही खराब हो गई है तो किसान लोग लगान कहां से देंगे? लेकिन ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटिश सरकार ने ये सब जानते बूझते करों में 22% की वृद्धि कर दी। तो किसान परेशान हो गए। उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। और आंदोलन का नेता किसको बना डाला? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन बने? बारदोली सत्याग्रह के नेता बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अब हुआ क्या? ये सारा का सारा जो आंदोलन हुआ संपन्न हो गया और फाइनली सरकार को इनकी बातों को मानना पड़ा। ठीक है, अब लेकिन यहां पर एक प्रश्न एसएससी में और आ चुका है। आपको याद हो, यहां पर आप देख रहे हैं वल्लभ भाई पटेल के नाम से आगे ये वर्ड जुड़ा हुआ है सरदार। सवाल ये भी पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि किसने दी? एक्चुअली जो ये सत्याग्रह हुआ था बारदोली सत्याग्रह, इसकी सफलता के उपरांत यहाँ की महिलाओं ने, बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार की उपाधि किसके द्वारा दिलाई थी? गांधी जी के द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने, लेकिन किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और ये सवाल आपके एसएससी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, दूसरा आपके इस पेपर में सवाल ये भी आया है कि जो भूदान आंदोलन है इसके नेता कौन थे? आपको मैं बता देता हूं, जो भूदान आंदोलन है इसके नेता थे विनोबा भावे। ठीक है, समझ में आ गई। अगला सवाल आपको आया है रॉलेट एक्ट को लेकर। ध्यान रखिए, रॉलेट एक्ट हमारे देश में आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर ब्रिटिश शासन को किसी भी व्यक्ति पर संदेह है कि वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्य कर रहा है तो वो बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और ये जो रॉलेट एक्ट है ये 1919 में आया था। ठीक है, क्लियर है। तो ये इसके विरुद्ध जो सत्याग्रह किया गया, इस कानून के विरुद्ध जो सत्याग्रह किया गया, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह किया गया, उसे हम कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। और प्यारे दोस्तों आपको याद है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो भी रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को।
ठीक है, हुआ क्या, दो बंदों को, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इन दोनों को ब्रिटिश सरकार ने बंदी बना लिया केवल शक के आधार पे, क्योंकि रॉलेट एक्ट पास हो चुका था। ठीक है, इन दोनों को बंदी बना लिया। तो अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहां पर लोगों ने इस बात का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। मैं फिर बोल रहा हूं, शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया। लेकिन वहां पर जनरल डायर आ गया और जनरल डायर ने इन निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चला दी और इसमें हजारों की संख्या में लोग हताहत हो गए। ठीक है, यही जलियांवाला बाग हत्याकांड है और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की नींव कहां से पड़ी है, रॉलेट सत्याग्रह से। ठीक है प्यारे दोस्तों, गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आई स्वदेशी आंदोलन की। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और यह स्वदेशी आंदोलन वही है जिसमें विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। गांधी जी ने कहा था स्वदेशी अपनाओ, तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने जितने भी विदेशों से बने हुए कपड़े थे उन सबको जला दिया और खादी की तरफ अपना ध्यान लगा दिया। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है ये वाला प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट्स मेजरली कंप्राइजेज ऑफ लाइकेंस एंड मॉसेस, यानी कि किस प्रकार के वनों में मुख्यतः शैवाल और काई से बने हुए वन होते हैं। ए टैगा वन, बी टुंड्रा वन, सी समशीतोष्ण वन और डी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता देता हूं, काई तो आप जानते ही हैं, हमने देखा होगा कोई भी वाटर बॉडी है, यानी कोई भी पानी की, जैसे आपने होदी, तालाब, ठीक है, या ट्यूबवेल वगैरह देखी होंगी, वहां पर पानी में हरे हरे रंग का एक पदार्थ जमा होता है, उसे हम काई कहते हैं। ठीक है, और शैवाल भी इसी प्रकार का ही एक जीव है। ठीक है, तो शैवाल और काई से बने वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों, मैं बता देता हूँ, वो पाए जाते हैं टुंड्रा वन में। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। एक्चुअली ये टुंड्रा वन होते कहाँ हैं, देखिए ये है हमारी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर ये बीचों बीच है भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि कर्क रेखा, भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा, इसके ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि हम इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, और यहाँ नीचे 66.5 डिग्री साउथ, इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। प्यारे दोस्तों, ये जो 66.5 डिग्री से ऊपर का ये जो क्षेत्र है और यहाँ 66.5 डिग्री से इधर का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है सदैव बर्फ से ढका रहता है। ये सदैव क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है, और इस क्षेत्र को ही हम टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को ही हम क्या कहते हैं, टुंड्रा रीजन। और इस रीजन में जो वन पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, टुंड्रा वन कहते हैं। और ये जो टुंड्रा वन होते हैं, यहाँ पर कोई पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, यहाँ पर जनरली क्या होती हैं, यहाँ पर या तो शैवाल होते हैं या फिर यहाँ पर काई होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो शैवाल और काई से बने वन कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, टुंड्रा रीजन में पाए जाते हैं, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री साउथ यानी अंटार्कटिक वृत्त के ऊपर स्थित होते हैं, जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सबसे अधिक होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायरनल टेम्परेचर डिफरेंस। ए मरुस्थल यानी डेजर्ट्स, बी पर्वत यानी माउंटेन्स, सी पठार यानी प्लेटू, डी महासागर यानी कि ओशन। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, इसका उत्तर है ए। एक्चुअली जो मरुस्थल होते हैं, मरुस्थल क्या होता है, वहां पर रेत होती है और दिन में वो सूरज की रोशनी से बहुत अधिक गर्म हो जाते हैं, लेकिन रात में सूरज की अनुपस्थिति में वो सारी ऊष्मा को क्या कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, निकाल देते हैं, उसको रिलीज कर देते हैं और बहुत ही अधिक ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तापांतर किसका हुआ, दैनिक तापांतर, वो हुआ मरुस्थलों का। लेकिन देखिए, सबसे पहली मैं बात करता हूं दैनिक तापांतर से क्या मतलब है। दैनिक तापांतर का मतलब है किसी भी दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस उस दिन का मिनिमम टेम्परेचर, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मरुस्थलों में होता है।
मरुस्थलों में जो दिन का तापमान होता है वो 38 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, और उससे भी ज़्यादा। आजकल तो ग्लोबल वार्मिंग का सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चला जाता है, और रात में 5 डिग्री तक ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए एक तरफ तो टेम्परेचर जा रहा है आपका 42 डिग्री और एक तरफ आपका जा रहा है 5 डिग्री, समझ में आ रही है। तो कितना 37 डिग्री का डायरनल टेम्परेचर आ जाता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस होता है डे टू डे बेसिस पे, ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ठीक है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये महत्वपूर्ण है। देखिए जहाँ तक महासागरों की बात है, महासागर जो होते हैं वो देर से गर्म होते हैं और देर से ही ठंडे होते हैं, यानी उनको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने में भी काफ़ी समय लग जाता है और 1 डिग्री टेम्परेचर घटाने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डायरनल टेम्परेचर ज़्यादा नहीं हो पाता है। पर्वतों की अगर मैं बात कर देता हूँ या पठारों की बात कर देता हूँ, दोनों ही ऊंचे स्थान है, पर्वत ज़्यादा बड़े स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर तो ऑलरेडी लो रहता है, ठीक है, तो डायरनल टेम्परेचर तो कम कैसे होगा ही नहीं। पर्वतों पे चले जाओ 18 डिग्री टेम्परेचर रहता है और मिनिमम कितना होगा, मिनिमम 2, 3, 4, 5। तो डायरनल टेम्परेचर यानी जो दैनिक तापांतर है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, हमारे इस प्रश्न का उत्तर है मरुस्थल। ओके स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। रतौंधी का मतलब है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस में एक्चुअली हम लोग जो है दिन के प्रकाश में देख पाते हैं बहुत अच्छे से, और बाई चांस अंधेरा हो, रोशनी कम हो, तो भी हम बड़े आराम से उसमें देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिस बंदे को रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, कम रोशनी में ऑब्जर्व नहीं कर सकता है, उसको सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है। तो होता क्या है, शाम को 6 या 7 बजे के बाद जैसे ही अंधेरा घिर कर आता है उसको दिखना बंद हो जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हैं यहाँ पर, ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो दोस्तों रतौंधी रोग जो होता है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ये जो रतौंधी रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर मैं विटामिन बी की बात करता हूँ तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और अगर विटामिन के की कमी है तो आपको मैं बता देता हूं प्यारे बच्चों, थक्का नहीं जमता। थक्का नहीं जमता मतलब थक्का क्या होता है, जब हमारे शरीर पर कोई घाव हो जाता है तो हम क्या देखते हैं, थोड़े समय बाद उसके ऊपर एक परत जम जाती है। वो परत क्या होती है, फाइब्रिनोजिन की होती है, ठीक है। फाइब्रिन ये तंतु होते हैं हमारे शरीर में, ठीक है, उनकी एक परत जम जाती है ताकि खून और ज़्यादा ना निकले, वहीं पर रुक जाए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी है तो उसका थक्का नहीं जमता है और खून बहता रहता है और शरीर में खून की कमी हो जाती है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो विटामिन ए से क्या हुआ, रतौंधी, विटामिन बी से बेरी बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन के से थक्का नहीं जमता। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या, विटामिन ए, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। द राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट रिसीव्स डैश ब्लड। ए शुद्ध, बी अशुद्ध, सी मिश्रित और डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे दोस्तों एक्चुअली हमारा दिल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, और इसमें वाल्व होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। अब ये वाला तो पोर्शन हो गया राइट पोर्शन यानी कि दायां भाग, ये हो गया लेफ्ट पोर्शन यानी कि बायां भाग, ठीक है। अब हमें बताना है कि जो दाहिना भाग है वो क्या रिसीव करता है, प्योर ब्लड या इम्प्योर ब्लड। प्यारे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ है हमारे, मान लीजिए बता रहा हूँ, कभी इसको लिटरली लेने की फेफड़े शरीर से ही बाहर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो फेफड़े जो है वहाँ से जो है प्यारे बच्चों प्योर ब्लड आता है यानी कि शुद्ध ब्लड। शुद्ध ब्लड का मतलब क्या होता है, ब्लड जिसमें होती है ऑक्सीजन, वो आती है किसमें, लेफ्ट पोर्शन में, ठीक है। और यहाँ पर हमारे शरीर के अंग हैं, शरीर के अंग मान लीजिए कोई भी, दिल, दिमाग, हाथ पैर, ठीक है, यहाँ से आता है अशुद्ध ब्लड। कैसा ब्लड, अशुद्ध, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, ब्लड होगा और ब्लड में CO2 होगी,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर ब्लड में O2 है तो वो शुद्ध कहलाता है, अगर ब्लड में CO2 है तो वो अशुद्ध कहलाता है। तो हमारा जो दाहिना भाग है हृदय का, उसमें क्या आता है, उसमें प्यारे बच्चों अशुद्ध रक्त आता है शरीर के अंगों से। लेकिन जो बायां भाग होता है उसमें क्या आता है, फेफड़ों से आता है शुद्ध रक्त। तो यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन बी एकदम सही है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि कौन सी है। अब विशालतम ग्रंथि यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है ह्यूमन बॉडी का, ए थायराइड यानी कि गलग्रंथि, बी लिवर यानी कि जिगर, सी गुर्दा यानी कि किडनी, डी अग्नाशय यानी कि पेंक्रियास। प्यारे बच्चों मैं बस एक चीज बताऊंगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है लिवर, लिवर यानी कि जिसको हम बोलते हैं जिगर। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको बस यहाँ एक चीज बता देता हूँ, ये जो जिगर है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा जिगर है ये हमारे शरीर में विटामिन ए का संश्लेषण करता है। क्या करता है, विटामिन ए का संश्लेषण, यानी कि उसको सिंथेसाइज करता है, बनाता है, उसका निर्माण करता है। ठीक है, साथ ही साथ हम क्या है, हम चीनी खाते हैं, हम शक्कर खाते हैं, हम कोई भी, यानी कि मेरा कहने का मतलब है हम कोई भी मीठी चीज जो खाते हैं, ठीक है, उस मीठी चीज में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, यकृत में ही क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर संचय कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। मान लीजिए मैंने सुबह 8 बजे खाना खाया, ठीक है, हमने जो खाना खाया, रोटी वगैरह खाते हैं, रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक तरीके की ग्लूकोज ही है। ठीक है, तो हम जब उस खाने को खा लेते हैं तो हमारे शरीर में उसका अपचयन होता है, उसको जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में परिवर्तित किया जाता है, और मतलब क्या है, उसको ग्लूकोज के रूप में बांटा जाता है। ठीक है, तोड़ा जाता है। तो ये जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बनता है ये किस में परिवर्तित कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में, और इस ग्लाइकोजन का संचय किस में कर देते हैं, जिगर में कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। आपने तभी तो देखा होगा हम 8 बजे खाना खा के 12 बजे तक बड़े आराम से रह लेते हैं। क्यों रह लेते हैं, वो जो 4 घंटे होते हैं, उन 4 घंटों में क्या होता है मैं बताता हूँ, खाना खाया, खाने से जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदल दिया, ग्लूकोज का निर्माण हो गया, और जितना ग्लूकोज हमें उस समय चाहिए वो हमें रुधिर में मिक्स कर दिया जाता है, बाकी सारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में स्टोर कर देते हैं। जैसे ही ब्लड का ग्लूकोज खत्म हुआ, लीवर से जो हमने ग्लाइकोजन लिया है उसको फिर ग्लूकोज में बदलेंगे, फिर ब्लड में मिला देंगे। ठीक है, वो खत्म हुआ, फिर से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलेंगे, फिर ब्लड में मिला देंगे। इसीलिए हम खाना सुबह 8 बजे खाते हैं, ठीक है, नाश्ता जो भी है, ठीक है, और हम 12 बजे तक आराम से रह सकते हैं। और हमें भूख क्यों लगती है, जब ये सारा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो अब हमें शरीर को शक्ति देने के लिए कुछ नहीं बचा, तो इसीलिए फिर हमें भूख लगती है। और दोस्तों मैं बता दूं, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की प्रक्रिया जो होती है इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों, क्लियर है पॉइंट। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, जिगर। यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, ये जो पेंक्रियास है यानी जिसे हम अग्नाशय कहते हैं, ये हमारे शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है। ये हमारे शरीर की क्या है प्यारे बच्चों, दूसरी बड़ी ग्रंथि है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो थायराइड है ये हमारे गले में यहाँ होता है, ठीक है। थायराइड के लिए आपको मैं बता दूं, आयोडीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। थायराइड सबसे अच्छे तरीके से काम करता रहे इसके लिए हमें जरूरत होती है आयोडीन की। और अगर हमारे शरीर को आयोडीन ना मिले तो हमें एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं गलगंड रोग, यानी कि गोइटर, यानी कि घेंगा। इसको कई नामों से बुलाते हैं, गलगंड, गोइटर या घेंगा। इसमें क्या है, गला सूज जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं किडनी की। किडनी जो है हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र का भाग है। किसका भाग है, हमारे शरीर के उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हमारे शरीर से यूरिया निकाला जाता है। हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ है यूरिया, वो हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है कि द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है। द हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। ए न्यूटन का सिद्धांत, न्यूटन्स लॉ, बी पास्कल का सिद्धांत, पास्कल्स लॉ, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और डी जूल का सिद्धांत यानी जूल्स लॉ। तो अब हमें यहाँ पर देखना है किस सिद्धांत पर कार्य करती है।
प्यारे दोस्तों, जो द्रव चालित लिफ्ट होती है यानी हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है वो काम करती है पास्कल के सिद्धांत पर, यानी इसका उत्तर हो गया बी। ठीक है, पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है? पास्कल का सिद्धांत ये कहता है, मान लीजिए ये मैंने एक पिस्टन टाइप बना दिया है और इसमें हमने क्या भरा हुआ है? द्रव भरा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक पिस्टन लगाया और हमने यहाँ पर भी एक पिस्टन लगाया। वो ये कहता है, पास्कल का नियम ये कहता है, पास्कल का सिद्धांत ये कहता है, मान लीजिए हम द्रव पर कोई दाब लगाते हैं तो वो जो दाब है द्रव में सभी ओर समान रूप से वितरित हो जाता है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैंने यहां पर F1 बल लगाया है तो मैं जितना F1 बल लगाऊंगा उतना ही इधर से पिस्टन ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात समझ में आई? पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है? पास्कल का सिद्धांत कहता है कि किसी द्रव पर जो हम बल लगाते हैं वो बल द्रव में समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, यही क्या है? पास्कल का सिद्धांत है। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? ठीक है, तो यानी कि द्रव चालित लिफ्ट किस पर कार्य करती है? वो पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है। और आपको मैं बता दूं, केवल हाइड्रोलिक लिफ्ट की ही बात नहीं है, हाइड्रोलिक प्रेस भी पास्कल के सिद्धांत पर ही कार्य करती है। क्लियर है? अब न्यूटन्स लॉ की अगर मैं बात करूं, न्यूटन्स लॉ क्या है? न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि कोई भी वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो हमेशा गति की अवस्था में रहेगी, और अगर विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। कोई विराम में है, उस पर बल लगा दो वो चल देगी, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। कोई वस्तु गतिशील है, बल लगा दो, रोक दो, रुक जाएगी, उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है? F बराबर ma, यानी कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उपस्थित त्वरण के गुणनफल किसके समानुपाती होता है? उस वस्तु पर लगाए गए बल के, यानी जितना ज्यादा बल लगाओगे उतना ही उस वस्तु में त्वरण उत्पन्न हो सकता है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तीसरा नियम कहलाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया करेगी तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतनी ही और बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करेगी। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तीसरा ये पॉइंट यहां पर मैं आपको बता दूं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कई बार पूछा जा चुका है। आर्किमिडीज के सिद्धांत को हम प्लवन का नियम भी कहते हैं। प्लवन का नियम मींस लॉ ऑफ बॉयंसी। ठीक है, कोई भी वस्तु जब हम द्रव में डुबाते हैं तो उसके भार में हमें आभासी कमी महसूस, यानी हमें वो थोड़ा सा हल्की महसूस होती है। मान लीजिए उसका भार 10 किलो है तो हमें वो थोड़ा सा कम, यानी 8 किलो 7 किलो इतना महसूस होगी। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जैसे ही मैंने, मान लीजिए पानी है, इस पानी में किसी वस्तु को डुबोया तो पानी भी इस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, जिसे हम प्लवन बल कहते हैं या उत्क्षेप कहते हैं या थ्रस्ट कहते हैं। समझ में आ गई? तो इस ऊपर की ओर लगने वाले बल के कारण ही हमें वस्तु के भार में कमी का एहसास होता है। और एक सवाल एसएससी ने पूछा हुआ है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रयोग कहाँ होता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत जो है वो धातुओं की शुद्धता को मापने में होता है। धातुओं की शुद्धता कैसे? भैया 2 बर्तन ले लीजिए, 2 बर्तनों में कोई पानी ले लीजिए, कोई लिक्विड ले लीजिए, एक प्योर धातु ले लीजिए, प्योर मेटल यानी कि प्योर शुद्ध सोना, और एक अशुद्ध सोना ले लीजिए। तो भैया शुद्ध सोना जितना पानी हटाएगा, जितना पानी रिप्लेस करेगा, वो अशुद्ध सोने से अलग होगा या नहीं? तो अगर दोनों ने बराबर किया तो इसका मतलब ये अशुद्ध नहीं है, और अगर इसने कम किया तो इसका मतलब ये शुद्ध है, इसमें सारा सोना नहीं है, इसमें कुछ और धातु भी मिलाई गई है। ठीक है, तो इस तरीके से धातुओं की शुद्धता का हम पता किससे लगाते हैं? आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा। ठीक है बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अपने अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट स्केल पर अंकीय मान समान हो जाते हैं? एट विच टेम्परेचर द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम? A -40, B 40, C 273 एंड D -273। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो तापमापी है, मुख्य तापमापी 3 प्रकार के हैं। मैं फिर कहूंगा मुख्य तापमापी, तो हालांकि उसके बाद र्यूमर स्केल भी हैं, दूसरे स्केल्स भी हैं, ठीक है, रैंकाइन स्केल भी है, लेकिन मैं फिलहाल 3 की बात करूंगा, जिनमें सबसे पहला है सेल्सियस, दूसरा है केल्विन
और तीसरा है फ़ारेनहाइट। ठीक है प्यारे दोस्तों, और इन सभी पर दो बिंदु होते हैं, एक होता है हिमांक और एक होता है क्वथनांक। सेल्सियस पर जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और क्वथनांक जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं केल्विन की बात करता हूं तो केल्विन पर हिमांक 273 केल्विन है और क्वथनांक 373 केल्विन है। अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करता हूं तो फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हिमांक है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट क्वथनांक है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। 3 पैमाने, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हिमांक यानी कि किसी द्रव का जमना, पानी का जमना, सेल्सियस पर कब जमेगा 0 डिग्री पर, केल्विन पर कब जमेगा 273 केल्विन पर, फ़ारेनहाइट पर कब जमेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। लेकिन क्वथनांक यानी कि उबलना, पानी कब उबलेगा, सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, केल्विन में 373 केल्विन पर, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। क्लियर है। अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर अंक के मान समान कौन से, हमें इन दो को देखना है, इन दो पर अंक के मान कहाँ समान होता है। प्यारे बच्चों, आपको मैं बता दूं, एक सूत्र है जिसके द्वारा हम किसी भी पैमाने के मान को दूसरे पैमाने के मान में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है C/5 इक्वल्स F-32/9 इक्वल्स K-273/5। ठीक है दोस्तों, तो सेल्सियस को आप इससे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, केल्विन में कर सकते हैं, या वाइस वर्सा, कैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका उत्तर मैं बता देता हूं, इस सवाल का उत्तर है -40। यानी कि अगर सेल्सियस पैमाने पर किसी ताप का मान -40 है तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर भी उसका मान -40 ही होगा। आप चाहें तो इस सूत्र का प्रयोग करके उत्तर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। आपको बस क्या करना है, C का मान -40 रखना है और केवल इतने हिस्से को प्रयोग करना है। C का मान 40 रख लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है, आइए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अब दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की यहां बात चल रही है। उत्तराखंड, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, वर्ष 2000 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कौन? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक काफी बड़ा राज्य था और वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय इलाकों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? देहरादून है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब यहां पर कई सारे दर्रे हैं। यहां पर देखिए, नीति दर्रा है, माना दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, कई सारे दर्रे हैं यहां पर। ठीक है, ये फेमस दर्रे हैं तीनों के तीनों जो मैंने लिखे। क्या इनमें से कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिख रहा है, ऑप्शन बी, लिपुलेख दर्रा। तो जो लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं ये जो लिपुलेख दर्रा है, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। कैलाश मानसरोवर कहाँ है आपको मैं बता देता हूं बेटा। ये मान लीजिए हमारा भारत है। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा हल्का सा बना रहा हूं आपको। दोस्तों, यहां पर कैलाश पर्वत श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? कैलाश पर्वत श्रेणी है। ठीक है, और इस कैलाश पर्वत श्रेणी पर ही, कैलाश यहीं आसपास ही कैलाश मानसरोवर यात्रा की जाती है। और इस कैलाश मानसरोवर यात्रा में ही क्या होता है, कैसे जाते हैं भारत से? लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। ये लिपुलेख दर्रा जो है, इसी के माध्यम से हम कहाँ जा सकते हैं? हम उत्तराखंड राज्य से हम जा सकते हैं सीधे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया बी, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट डायरेक्टली इज नोन एज वाष्पीकरण, इवेपोरेशन, संघनन, कंडेंसेशन, उत्सादन, सब्लिमेशन, आसवन, डिस्टिलेशन। भाई मैं एक चीज बताता हूं दोस्तों, अगर कोई वस्तु, ठीक है, ठोस से, सॉलिड से द्रव में बदल रही है तो इसे कहते हैं गलन, यानी कि मेल्टिंग। इसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग। अगर कोई वस्तु द्रव से वाष्प यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रही है तो इसको हम कहते हैं वाष्पन, यानी कि इवेपोरेशन। ठीक है, और कोई वस्तु अगर उल्टा जा रही है, यानी कि वो द्रव से ठोस में बदल रही है या वाष्प से
द्रव में बदल रही है तो इसको हम कहते हैं संघनन यानी कि कंडेंसेशन। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर कोई वस्तु ठोस से सीधे गैस में बदल रही है तो इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन, या दूसरे शब्दों में कहूं तो उत्सादन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, और ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे पास, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, कपूर, ठीक है, नौसादर, वही बात हो गई ऊपर हमने जो लिखा है। ठीक है, ये सब किसके उदाहरण है, या आयोडीन ले लीजिए, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब उदाहरण है किसके, उत्सादन के। अगर इनको हम गर्म करते हैं तो ये सीधे ठोस रूप से किसमें परिवर्तित हो जाते हैं प्यारे बच्चों, ये सीधे परिवर्तित हो जाते हैं गैसीय रूप में। समझ में आ गई बात, क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों, हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो गया है सी, यानी कि उत्सादन यानी कि सब्लिमेशन। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये कहता है कि जो कांसा है यानी कि ब्रॉन्ज जो धातु है वो उसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं कांसा के। ए तांबा और जस्ता यानी कि कॉपर और जिंक, तांबा या रागा यानी कॉपर और टिन, जस्ता निकेल यानी जिंक एंड निकेल, एल्यूमिनियम तथा निकेल यानी एल्यूमिन निकेल। अब इस सवाल का जो उत्तर है मैं आपको बता देता हूं, जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसका उत्तर है बी। देखिए दोस्तों, वो कैसे है। पहली बात तो एलॉय कहते किसे हैं, एलॉय किसे कहते हैं, मिश्र धातु किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुएं आपस में मिलकर एक नए प्रकार की धातु का निर्माण करें तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मिश्र धातु। ठीक है, इसका जो उत्तर है वो है हमारा बी। आपको मैं बता देता हूं, जहां तक कांसा यानी कि ब्रॉन्ज की मैं बात कर रहा हूं, कांसे में तांबा होता है और तांबे के साथ होता है इसमें टिन। कितना होता है, तांबा होता है 90% और टिन होता है 10%। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक और मैं आपको बता देता हूं, पीतल भी एक क्या है, मिश्र धातु है। पीतल में क्या क्या होता है, पीतल में जिंक होता है यानी जस्ता होता है और तांबा होता है। ठीक है, इसमें 30% जिंक होता है और 70% तांबा होता है। इसके अलावा एक और धातु है जिसका नाम है गन मेटल। गन मेटल में क्या होता है, गन मेटल में भी तांबा होता है और टिन होता है और साथ ही साथ जिंक भी होता है यानी जस्ता भी होता है। तांबा कितना होता है, तांबा होता है 88%, टिन होता है 10% और जिंक होता है 2%। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो गया, इन सब चीज़ों से अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों से सीधा सीधा उत्तर है हमारा ऑप्शन बी सही जवाब है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, सवाल ये पूछा गया है कि उड़न राख का कारण क्या है। जल विद्युत ऊर्जा केंद्र, हाइड्रो पावर एनर्जी सेंटर, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र, कोल कंबशन एनर्जी सेंटर, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर और ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र यानी कि टाइडल एनर्जी सेंटर। देखिए ऑप्शन में जो चारों पॉइंट दिए गए हैं, चारों से ही ऊर्जा बनती है, लेकिन राख केवल किससे निकलती है, राख केवल निकलती है कोयले के जलने से। तो यानी कि ध्यान रखेंगे, कोयला दहन ऊर्जा केंद्र जहां पर कोयले को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, वहां से क्या निकलती है, उड़न राख निकलती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसका सीधा सीधा उत्तर है कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। क्लियर है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यदि वस्तु का एक ही विक्रेता हो और वस्तु का कोई स्थानापन्न मतलब उसका कोई ऑप्शन ना हो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, ठीक है, और उद्योगों में अन्य फर्मों का प्रवेश वर्जित हो, तो बाजार की संरचना कैसी होती है। सिंपल सी बात है, मान लीजिए एक ही कंपनी खेल रही है, वो कंपनी के अलावा मार्केट में कोई और कंपनी नहीं है। उदाहरण के तौर पर मैं बात करता हूँ, आज की डेट में सभी लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, हालांकि मार्केट में बहुत लोग हैं, एयरटेल है, रिलायंस है, आइडिया है, वोडाफोन, खैर अब तो आइडिया वोडाफोन एक ही हो गया, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मार्केट में। लेकिन सोचो अगर सिर्फ रिलायंस हो और रिलायंस इतना सशक्त हो कि वो किसी को प्रवेश ही ना करने दे मार्केट में, ना एयरटेल आए, ना एयरसेल आए, ना वोडाफोन आए, कोई ना आए, तो अकेला प्लेयर रह जाएगा मार्केट में और उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो इसे क्या कहेंगे, हम ये कह सकते हैं कि मार्केट पर रिलायंस का एकाधिकार है। ठीक है, एकाधिकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोनोपोली, उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर मार्केट में केवल एक ही सेलर है, एक ही विक्रेता है और उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है मार्केट में, और ये भी निश्चित है कि और कोई फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर सकती,
तो इस प्रकार की बाजारीय संरचना को प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं एकाधिकार यानी कि मोनोपोली। बात समझ में आई प्यारे दोस्तों? ठीक है, ये सब चीज़ें एक एक करके मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में भी समझाऊंगा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? सर आइजक न्यूटन थे, चार्ल्स डार्विन थे, मैरी क्यूरी थी या अल्बर्ट आइंस्टाइन थे? प्यारे दोस्तों, सापेक्षिकता का सिद्धांत का मतलब है E बराबर mc स्क्वायर, जहां E का मतलब है ऊर्जा, m का मतलब है पदार्थ का द्रव्यमान यानी कि मास, और c का मतलब है प्रकाश का वेग यानी कि लाइट की जो स्पीड है। ठीक है, E बराबर mc स्क्वायर, और ये सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगर मैं आइजक न्यूटन की बात करता हूं तो इन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। इन्होंने क्या दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। चार्ल्स डार्विन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? चार्ल्स डार्विन ने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है, 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और उन्होंने इसमें कौन सा सिद्धांत दिया था? उत्तरजीविता का सिद्धांत। उत्तरजीविता का सिद्धांत क्या कहता है? उत्तरजीविता का सिद्धांत कहता है कि जो बेस्ट लोग हैं, जो समय के साथ अपने आप को ढाल सकते हैं, केवल वही जिंदा रहेंगे, बाकी सारी जातियां धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर मैं मैरी क्यूरी की बात करूं तो मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। मैरी क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ रेडियो धर्मिता की, रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेकुरल ने। ठीक है, तो दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा, मैरी क्यूरी ने केवल रेडियम की खोज की थी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है पॉइंट? तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न ये कहता है कि क्वींसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? क्वींसबरी रूल इज अ कलेक्शन ऑफ रूल्स विच डायरेक्टली अफेक्ट्स टेनिस, बॉक्सिंग, पोलो या बिलियर्ड्स? प्यारे दोस्तों, मैं एक चीज बता देता हूँ, क्वींसबरी रूल्स जो है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये रूल हैं क्या? प्यारे दोस्तों, बॉक्सिंग खेलते समय जिन नियमों का पालन किया जाता है, वो नियम जिस नाम से जाने जाते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वींसबरी रूल। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर जब बॉक्सिंग खेलते हैं तो बॉक्सिंग में स्पाइक लगे हुए, कांटे लगे हुए जूते नहीं पहन सकते हैं। ठीक है, ये नियम किस में है? क्वींसबरी रूल में है। दूसरी चीज, जब बॉक्सिंग होगी तो बॉक्सिंग में 3 राउंड होंगे, हर एक राउंड का जो ड्यूरेशन होगा वो 3-3 मिनट का होगा, और हर एक राउंड के बीच में 1-1 मिनट का रिसेस होगा यानी कि ब्रेक होगा। ये भी किस में दिया गया है? ये भी क्वींसबरी रूल में ही दिया गया है। तो क्वींसबरी रूल का संबंध किससे है? क्वींसबरी रूल का संबंध है किससे? बॉक्सिंग से। और इनको क्वींसबरी रूल क्यों कहते हैं? क्वींसबरी रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कॉटलैंड में एक पद है, ठीक है, एक पद होता है जैसे कि डचेस ऑफ अर्ल ऑफ क्वींसबरी, ठीक है, डचेस ऑफ अर्लबरी, इस तरीके से अर्ल ऑफ क्वींसबरी एक पद है। ठीक है, जिस समय ये रूल बनाए गए थे, उन व्यक्ति ने जो उस समय इस पद पर सुशोभित थे, अर्ल ऑफ क्वींसबरी, उन्होंने इनकी घोषणा की थी। तो इसलिए इन नियमों को क्या नाम दिया गया? क्वींसबरी रूल नाम दिया गया। ठीक है, बात समझ में आई? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? हु अमंग द फॉलोइंग इज अ स्पेसिफिक पेंटर? उदय शंकर, सोनल मानसिंह, अमृता शेरगिल और यामिनी कृष्णमूर्ति। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो अमृता शेरगिल हैं उनका संबंध चित्रकारी से है, तो वो एक चित्रकार है। बात क्लियर है? उदय शंकर जो है वो नृत्य से संबंधित हैं, सोनल मानसिंह भी नृत्य से संबंधित हैं, और यामिनी कृष्णमूर्ति भी नृत्य से संबंधित हैं। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अल्पकालीन औसत लागत वक्र किस आकार के होते हैं? द शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व्स आर ऑफ विच शेप? यू शेप, वी शेप, एक्स शेप या डब्ल्यू शेप? पहले मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे अल्पकालीन औसत वक्र होते हैं उनका आकार यू शेप का होता है। वो किस शेप के होते हैं? यू शेप के। अल्पकालीन यानी शॉर्ट टर्म के जो एवरेज कर्व्स होते हैं, इसके अलावा लॉन्ग टर्म के भी होते हैं, यानी कि दीर्घकालीन औसत वक्र भी होते हैं,
और ये दीर्घकालीन औसत वक्रों का आकार भी कैसा होता है, यू शेप का होता है। और आपको मैं यहाँ बता दूं कि ये जो दीर्घकालीन ये जो वक्र हैं, लागत वक्र, इनको हम लिफाफा वक्र भी बोलते हैं। आप देख रहे हैं ये एक लिफाफा सा बन गया क्या, ये देखिए लिफाफा बन गया है ना, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, लिफाफा वक्र भी कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि चाहे औसत का अल्पकालीन औसत लागत वक्र हो यानी शॉर्ट टर्म एवरेज कर्व हो, या दीर्घकालीन औसत लागत वक्र यानी कि लॉन्ग टर्म एवरेज कर्व हो, दोनों के ही आकार कैसे होते हैं, यू शेप होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न ये कह रहा है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है। हु हैज ऑथर्ड हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। पहला ऑप्शन है मीना अय्यर, दूसरा ऑप्शन है हेमा मालिनी, तीसरा है रामकमल मुखर्जी और चौथा है विजय कुमार। आपको मैं बता देता हूँ हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल ये पुस्तक जो लिखी है, ये लिखी है रामकमल मुखर्जी ने। किसने लिखी है, रामकमल मुखर्जी ने। क्लियर है पॉइंट, बात समझ में आ गई। अब ये मीना अय्यर कौन है, आपको मैं बता दूं मीना अय्यर और दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर, इन दोनों ने मिलकर जो एक किताब लिखी थी उस किताब का नाम था खुल्लम खुल्ला। उसका नाम क्या था, खुल्लम खुल्ला था। बात समझे, और ये बहुत ही फेमस किताब रही। ये ऋषि कपूर जी जिस समय जिंदा थे उस समय उन्होंने किताब लिखी थी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है पॉइंट। ये किताब भी अच्छी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल ये पुस्तक किसने लिखी, ये पुस्तक लिखी है रामकमल मुखर्जी ने। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई इस सूची में सूचीबद्ध है। यानी कि देखिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है। इस 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिनमें पहली है संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, दूसरी है राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट, और तीसरी है समवर्ती सूची यानी कि कनकरेंट लिस्ट। ठीक है, ये 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। संघ सूची के जो विषय हैं उन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची के विषयों पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, हालांकि राज्य सरकार जो है, ये जो संघ राज्य सूची के जो विषय हैं इन पर कभी कभी केंद्र सरकार बना सकती है, लेकिन उसके लिए राज्यसभा से परमिशन लेनी पड़ती है, वो अलग चीज़ है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, और समवर्ती सूची है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें अपने कानून बना सकती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ, राज्य और समवर्ती। संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य में से कोई भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, आपको एक चीज और बता दूं, जो समवर्ती सूची है उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। अब सवाल क्या है, विदेशी अधिकार क्षेत्र यानी फॉरेन ऑक्यूपाइड टेरिटरी किस में दिया गया है, ये दिया गया है संघ सूची में। आपको मैं बता देता हूं, संघ सूची बहुत ही महत्वपूर्ण सूची है और ये केंद्र से संबंधित है। इसमें विदेशी अधिकार क्षेत्र, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, रक्षा, अंतरिक्ष, रेलवे आदि कई विषय हैं। ठीक है, लेकिन इन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, केवल केंद्र सरकार को। तो सवाल क्या पूछ रहा है, विदेशी अधिकार क्षेत्र भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में है, तो भैया ये है केंद्रीय सूची में। प्यारे बेटे ये चीज समझ में आई, क्लियर है पॉइंट, मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई है आपको। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने पर बर्फ पिघलने लगती है, क्यों? क्योंकि बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को बढ़ा देती है नमक, या नमक जो है ये बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देती है, या बर्फ की सतह पर पानी के हिमांक बिंदु को कम कर देती है, या ऊष्मा उत्पन्न करने वाले पानी के अणुओं की गति को बढ़ा देती है। प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ, आपने देखा होगा सर्दियों में अमेरिका या कनाडा जैसे जो देश होते हैं उनमें सड़क पर बर्फ जम जाती है, तो उस सड़क पर जो बर्फ है उसे हटाने के लिए, ठीक है, क्या किया जाता है, उस पर नमक डाला जाता है, और ये नमक डाला जाता है, वो उस नमक के डालने से वो सारी बर्फ पिघल जाती है और जो सड़कें हैं वो एकदम साफ हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही बर्फ में नमक डाला जाता है तो
तो पानी का हिमांक बिंदु कम हो जाता है, यानी कि पानी का जमना थोड़े समय के लिए कम हो जाता है। ठीक है, और पानी का जमना कम हुआ तो क्या मतलब है, बर्फ नहीं जमेगी, और बर्फ नहीं जमेगी तो इसका मतलब क्या होगा, सड़कें साफ रहेंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा सी, यानी कि सर्दियों के दौरान अगर हम बर्फ डाल देते हैं, बर्फ पर नमक डाल देते हैं तो क्या होता है, बर्फ की सतह पर जो पानी है उसका हिमांक बिंदु कम हो जाता है और बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है और पूरी बर्फ साफ हो जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की आपको ये प्रश्न समझाने की। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आए होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और टेलीग्राम लिंक को भी, एग्जाम कार्ड लाइव को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।